हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करेंगे जो आधुनिक इतिहास के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी परीक्षा में। और एक बार यदि अच्छे से देख लेंगे तो आधुनिक इतिहास के इस सेगमेंट से बनने वाले कोई प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ये क्लास पूरी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, अर्थात कॉन्सेप्ट भी होंगे, आपको फैक्ट भी दिखाई देंगे। तो हम पहले तो ये चाहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दें जिससे मैक्सिमम लोग इसका लाभ ले सकें। और आप मॉडर्न इंडिया के इस टॉपिक को पहले यदि पढ़े हों या पहले कहीं देखे हों तो उनसे चाहें तो आप देख सकते हैं और बड़े आसान भाषा में आपको समझ में आएगी। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है बाबू भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हेडिंग बनाएंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे और सारी बात लिखेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा जाएगी, इसलिए सबसे पहले आप ध्यान से सुनेंगे। जो महत्वपूर्ण बात होगी उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, बाकी एक एक बात आप ध्यान से सुनेंगे तो बात बड़ी आसान हो जाएगी। जैसे कि आज तक आप पढ़ते रहे हैं पहले भी कि तमाम यूरोपियों को बताया जाता है कि यदि ये नहीं आते तो हमारे देश में इस प्रकार से विकास नहीं हुआ होता। इन सारी चीज़ों को लेकर के विकास में कुछ दृष्टिकोण ये माना जा सकता है कि हुआ है, लेकिन टोटली उन्हीं पे डिपेंड हो जाना या इस तरीके से सीधे सीधे कह देना कि भारत के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपने आप में धोखा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, सबसे बेसिक सी बात है, आप सब जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में सबसे पहले कह लीजिए आता है वास्को डिगामा का नाम, जो 1498 ईस्वी में मालाबार तट पे पहुंचता है। तो क्या इसके पहले हमारा यूरोपीय देशों के साथ संबंध था कि नहीं था, और 1498 के बाद व्यापार का क्या दृष्टिकोण रहा, जब दोनों बातों को आप जानेंगे तब आसानी से दोनों में तुलनात्मक अध्ययन आप कर पाएंगे और दोनों के महत्व को आप समझ पाएंगे। तो 1498 में वास्को डिगामा आता है। वास्को डिगामा के आने के पूर्व की क्या स्थिति है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्यों, देखिए कोई भी बात आपको समझनी है तो उसके लिए एकदम बेसिक से जानेंगे तब एक एक बात आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं 600 ईसा पूर्व के आसपास। 600 ईसा पूर्व के आसपास, अर्थात यदि आपसे कहा जाए सरल भाषा में, प्राचीन इतिहास में आप सबने पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें महाजनपदों के बारे में ठीक ठाक, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन ये है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी स्पेशली वनडे एग्जाम के लिहाज से देखेंगे तो ठीक ठाक। महाजनपदों का उदय एवं विकास एक टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है, महाजनपदों का उदय एवं विकास। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करेंगे तभी जिस मकसद से इस वीडियो को बनाया जा रहा है तभी सफलता मिल पाएगी, ठीक है। तो चाहेंगे अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर करें। महाजनपदों का उदय एवं विकास, इसमें एक महाजनपद जो सबसे महाशक्तिशाली जनपद के तौर पर जाना गया जिसका नाम है बाबू मगध। इस मगध पे आप देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण साम्राज्य बने, 3 महत्वपूर्ण वंश बने। इसको सरल भाषा में आप कह सकते हैं याद करने के लिए हसीना। ह से आप महत्वपूर्ण तौर पर जो वंश रखेंगे, ह से होगा हर्यक वंश, सी से आपको याद रखना होगा शिशुनाग वंश, और ना से आप याद रखेंगे नंद वंश। तो इसी मगध साम्राज्य के द्वारा कह लीजिए सबसे पहली बार एक केंद्रीकृत व्यवस्था प्राचीन भारत में देखने को मिलती है। लेकिन इस मगध साम्राज्य में भी देखेंगे तो जो पश्चिमोत्तर भारत का हिस्सा, स्पेशली जो कम्बोज और कांधार क्षेत्र रहा, यह मगध के नियंत्रण में नहीं था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा इलाका? एक कम्बोज और एक कांधार। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे, इनसे स्वतंत्र थे। तो भारत में आप प्राचीन इतिहास में पढ़े हैं सिकंदर का आक्रमण, तो सबसे पहली बार यदि आप देखेंगे यूरोपियों का आगमन जिस क्षेत्र पर हुआ, इसी पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में इनका आगमन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यूरोपियों का व्यापार हम लोगों का यहाँ से शुरू होता है, प्राचीन भारत में भी हमारा व्यापार रहा। अंतर क्या है, स्पेशली जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट थोड़ा सा देखिए।
अंतर विशेष तौर पर यह, यदि आपसे सरल भाषा में एक बार कोई प्रश्न पूछे कि यूरोपियों के साथ व्यापार देखने को कहाँ पे स्पेशली दिखाई देता है प्राचीन भारत में, तो सिकंदर के आक्रमण के साथ अब व्यापार में क्या क्या चीज़ें शामिल होती थी, किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे, तो व्यापार में देखेंगे तो प्रमुख तौर पर जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसके लिए पूरे विश्व में भारत विख्यात था, एक सूती वस्त्र हो गया, दूसरा मसाले, और तीसरा है बाबू आभूषण। इन चीज़ों के लिए भारत प्रमुखता से जाना जाता रहा। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि यह व्यापार जो है प्रमुख तौर पर किन किन रास्तों से हुआ करता था। तो एक जो रास्ता है बाबू फारस की खाड़ी से, दूसरा है बाबू लाल सागर। एक एक बात ध्यान से सुनेंगे, सुनकर के नोट्स बनाएंगे, बहुत कीमती नोट्स आपका बन सकेगा, बहुत छोटे टाइम पीरियड में प्रयास किया जा रहा है। और एक मार्ग है रेशम मार्ग। तो यूरोपियों का व्यापार का जो रास्ता हुआ करता था, एक फारस की खाड़ी, एक लाल सागर और एक रेशम मार्ग से, और किन किन प्रमुख चीजों का व्यापार होता था। इसके अन्यत्र भी व्यापार थे, लेकिन ये 3 मेन फोकस के बिंदु थे। कौन? सूती वस्त्र, मसाले और आभूषण। ये सिलसिला चलता रहा। इस व्यापार में देखेंगे तो सबसे जो ज्यादा लाभ लिया करता था इस दरमियान यदि देखें तो इटली और रोम के आसपास के क्षेत्र, अन्य जो यूरोपीय हिस्से हैं वो इस व्यापार से कहीं ना कहीं वंचित थे। और एक और खास बात जानेंगे कि ये तीनों जो मार्ग हैं जा करके मिलते थे बाबू तुर्की। आगे चल करके यदि आप इतिहास देखते हैं, काफी समराइज वे में आपको जो महत्वपूर्ण बात है उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तुर्की की राजधानी हुआ करती थी बाबू कुस्तुनतुनिया। इस कुस्तुनतुनिया क्षेत्र पर हुआ क्या, अरबों का अधिकार हो गया और यह रास्ता व्यापार के लिए सूटेबल नहीं रहा, इस रास्ते पे कब्जा कर लिया गया। आगे चल करके इनके द्वारा विशेष तौर पर जो अन्य यूरोपीय देश रहे, जिसमें आप पुर्तगाल को देखेंगे, स्पेन को देखेंगे, ब्रिटेन को देखेंगे, फ्रांस को देखेंगे, डचों को देखेंगे, उन लोगों ने नए व्यापारिक मार्ग की खोज करना शुरू की। और इसी नए व्यापारिक खोज के सिलसिले में देखें तो 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज की गई जिसको कहा गया केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका का दक्षिणी इलाका, इसे स्पेशली केप ऑफ गुड होप, यहीं से एक आशा की किरण जगी, इसलिए इसका इस तरीके से नामकरण हुआ 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। और आगे चल करके इसी रास्ते का प्रयोग करते हुए भारत में मई 1498 में एक यात्री, पुर्तगाल का नाविक यात्री रहा जिसका नाम है वास्को डी गामा। पेपर में पूछा जाए कि किस पथ प्रदर्शक, तो गुजरात के एक व्यापारी रहे, गुजरात के व्यापारी वास्को डी गामा के बाबू क्या रहे, पथ प्रदर्शक। इन्हीं की सहायता से मई 1498 में केरल के मालाबार तट पर एक बंदरगाह है कुडकुडब बंदरगाह। इसी कुडकुडब बंदरगाह पर पहुंचता है, जिसका स्वागत यहाँ पर, इसका स्वागत जमोरिन के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। प्रारंभिक अवस्था में यदि आप देखें तो इस भारत का यूरोप के व्यापार के तौर पर, तो इन लोगों को भारत से व्यापार में यदि यहाँ से व्यापार करते थे तो इनको नियर अबाउट 36 गुने का लाभ हुआ करता था। जब ये 1498 में भारत पहुँचता है, भारत में पहुँचने के पश्चात इसका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। और यहाँ पर इसके व्यापार को यदि आप देखें तो व्यापार में रास्ते का खर्च निकाल करके भारत से जो ये सामान, स्पेशली जो मसाले खरीद करके ले जाता है और यूरोपीय बाजार में बेचता है,
तो इसको भारत में 60 गुना मुनाफा, कितना गुना, 60 गुना खर्चा को निकाल करके इसको प्रॉफिट होता है। तो सिंपल सी बात है, यदि आपको कहीं पे इतना बड़ी मात्रा में प्रॉफिट होगा तो स्वाभाविक सी बात है आप कहीं ना कहीं उसके प्रति आकर्षित होंगे। और यही खास बात रही कि भारत की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा। और हकीकत ये कहिए कि जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो इसमें कहीं पे कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े सिंपल तरीके से आप वैसे ही समझ सकते हैं कि हम वास्तविक में उतने धनी रहे हैं। धनी रहे तभी हमारे वहाँ अन्य देश के लोग आए व्यापार करने में। यदि हम गरीब होते तो स्वाभाविक सी बात है कोई आता नहीं। तो इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करिए, अपने इतिहास पे आपको गौरव करिए और वास्तविक इतिहास को आप जानेंगे तभी उस तरीके से बनने की दिशा में खुद को एक सार्थक प्रयास कर सकेंगे। और यदि प्रयास सार्थक रहा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो यहाँ से स्पेशली देखेंगे कि भारत में धीरे धीरे करके सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई। पुर्तगाली कंपनियाँ जब यहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में प्रॉफिट पाने लगी तो धीरे धीरे पुर्तगाल जो स्पेशली जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी भारत में, एक गवर्नमेंट फंडेड कह लीजिए कंपनी हुआ करती थी। तो भारत में जब यहाँ पे लाभ दिखाई देने लगा यहाँ पर पुर्तगाल के शासक को, तो उसने यह सोचा कि यहाँ पर शासन क्यों ना स्थापित किया जाए। क्योंकि यदि आप इस समय भारत के इतिहास को देखें, जब यहाँ पर आया हुआ है तो भारत में बाबू शासन हुआ करता था 1498 के आसपास। स्पेशली देखेंगे 1451 से लेकर के 1526 तक यदि आप भारत का इतिहास देखते हैं तो 1451 से 1526 तक भारत पर शासन रहा है किसका, लोधी वंश का। मध्यकालीन भारत की सीरीज में इन सबको ठीक ठाक कराया गया है। बाकी जैसे जैसे समय मिला तो एक एक जितना टॉपिक है सबको डिटेल में काफ़ी करवाया जाएगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम में वनडे से लेकर के किसी भी एग्जाम में बैठें तो ईजी वे में हो सके। तो 1451 से 1526 तक कह लीजिए भारत में लोधी वंश रहा। और उस दरमियान देखें तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है काफ़ी अस्थिर रही। तो उसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ लेने के लिए पुर्तगाली शासक ने सोचा कि कंपनी जो व्यापार तो कर ही रही है, कंपनी के एक और उद्देश्य स्थापित किए जाएं। और उस उद्देश्य में क्या शामिल रहा, शासन। यदि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सारी बात ठीक है। अभी ये समराइज वे में आपको सारी बात बता दें। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने हैं उसको अभी हम लोग नोट डाउन कर लिया जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए हुआ क्या बाबू कि अब कंपनी का उद्देश्य व्यवसाय के साथ साथ, प्रॉफिट के साथ साथ अब इसको शासन संचालन करने में भी अब ये अपना विश्वास जगा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि सबसे पहले यदि पुर्तगाल देखें, पुर्तगाल ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बाबू 1503 में इनकी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित हुई है कोचीन में। ये इनकी पहली फैक्ट्री है। दूसरी फैक्ट्री यहीं पे आप देखेंगे तो कोल्लूर में इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी लगी है। शुरुआती यदि तौर पर देखें तो कौन कौन से पुर्तगाली यात्री आते हैं, तो 1498 में आता है बाबू वास्को डी गामा। के बाद यदि आप देखें तो 1500 में एक और दूसरा यात्री आएगा जिसका नाम है बाबू पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज के बाद फिर 1502 में देखेंगे तो फिर भारत की यात्रा पर आता है कौन, वास्को डी गामा। यहां तक पहुंचने के पश्चात जब इन्होंने भारत में लाभ कमाना शुरू कर दिया तो शासन के प्रयास में और यहीं आगे चल करके जब इनका प्रॉफिट बढ़ने लगा तो अन्य यूरोपीय जो क्षेत्र रहे उनकी भी लालसा बड़ी, स्वाभाविक सी बात है, उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ी कि हम भारत में भी हम भी व्यापार करना चाहते हैं और हम भी व्यापार शुरू करें। तो जब एक बाजार से जहां पर आप बहुत बड़ी संख्या में प्रॉफिट ले रहे हैं वहां पे यदि आपके एक नए कंपटीटर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में द्वंद्व उत्पन्न होगा और वही द्वंद्व उत्पन्न होकर के आगे चल करके इन यूरोपीय कंपनियों के बीच में आपस में संघर्ष का कारण बनेगा। तो आज समराइज वे में यहीं तक की बात को रोकने का प्रयास किया जाएगा। अगले टॉपिक में, अगले स्लाइड में हम लोग इनके पूरे एक एक बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ से आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यदि आप
ये तो पूरा एक कम्प्रिहेंसिव आपको समझ जिससे विकसित हो सके, जिससे कहानी का थीम आप समझ सकें और आपको समझने में सहायता मिलेगी। बाकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ से गैदर करने का प्रयास करते हैं। जो खास बात है, यदि आपसे कोई पूछते हैं कि भारत में प्राचीन काल में यूरोपियों के साथ व्यापार कहाँ से देखने को मिलता है, अब वही जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन भारत में देखेंगे तो मगध के साथ स्पेशली 326 ईसा पूर्व के आसपास व्यापार किस किस चीज का होता था, तो 3 महत्वपूर्ण चीजों का व्यापार होता था बाबू, सूती वस्त्र का, मसाले और आभूषण। व्यापार के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग किया जाता था, तो आपको 3 रास्ते बताए थे, फारस की खाड़ी, उसके बाद आपको बता दिया था लाल सागर, उसके बाद आपको बता दिया था रेशम मार्ग। ठीक है, ये तीनों कहां पर मिलते थे, तुर्की पे। तुर्की की राजधानी आपको बता दिया था बाबू कुस्तुनतुनिया। आपको बड़े कम टाइम पीरियड में बहुत डिटेल में डेप्थ में ये चीजें आप जान रहे हैं। आगे चल करके यदि आप देखें तो कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो जाता है अरबों का, और यहाँ से एक नए कह लीजिए मार्ग की तलाश की जाएगी। उसी नए मार्ग के तलाश के सिलसिले में स्पेशली देखें यूरोप के अन्य जो हिस्से जो प्रॉफिट नहीं पा रहे थे उनके द्वारा नया एक मार्ग का विकास किया गया, जिसमें से पुर्तगाल के ही सबसे पहला एक नाविक यात्री भारत में पहुंचता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भारत आने वाली प्रथम व्यापारिक कंपनी तो आप बता देंगे बाबू पुर्तगाली होगी। या भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपियों के आगमन में देखेंगे तो पुर्तगाल, और सबसे बाद में भी तो भारत आने वाली प्रथम के साथ ही अंतिम भी यदि आप जोड़ लें तो इनका कार्यकाल हो जाएगा कब से कब तक, 1498 से लेकर के 1961। बाकी वो प्राचीन की कड़ी जोड़ दिए, प्राचीन की कड़ी से ये मॉडर्न का वर्तमान का दौर जोड़ लेंगे मध्यकालीन भारत के समय में। उसके बाद 1498 से लेकर के 1961 के समय में काफ़ी कुछ हिस्से थे जो आज़ाद कराए गए, और हमारा यूरोपियों के साथ इस प्रकार का संबंध रहा। तो आज के इस जो वीडियो लेक्चर है इसमें एक साधारण समझ आपकी विकसित हो गई है कि यूरोपियों के साथ हमारा पुराने समय में कैसा संबंध रहा, क्या कारण रहे कि एक नए समुद्री मार्ग की खोज की गई, किसके द्वारा की गई, कौन पथ प्रदर्शक रहा, यह सारा इस वीडियो लेक्चर में बताए हैं। जानकारी आपको तभी हो पाएगी जब आप एक एक बिंदु को, एक एक बात को गौर से ध्यान से सुनेंगे, और सुनने के पश्चात केवल इसे अपने पास तक न रखें, अधिक से अधिक तक लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में इन सभी बातों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। और ये आगामी आने वाली हर एक परीक्षा के लिए, आप जो भी परीक्षा में बैठेंगे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया से, जो काफ़ी आपके लिए सहायक होंगे। कल की क्लास में हम लोग स्पेशली इसके आगे की बात देखेंगे। जब पुर्तगाली कंपनी भारत में आती है, किस प्रकार से वहाँ नए नए वायसराय आएंगे कि अपने शासन को संचालित किया जाए, आगे चल करके कैसे डेनिश कंपनी आएगी, कैसे फ्रांसीसी कंपनी आएगी, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, और इनका संवाद आपस में होगा। संवाद इन द सेंस कि इनका कह लीजिए कि व्यापार को लेकर गतिरोध होगा, संवाद उचित नहीं होगा, गतिरोध। और वही गतिरोध आगे चल करके आप देखेंगे कि कई प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, और अंतिम एक प्रमुख युद्ध होगा जिसमें विशेष तौर पर फ्रांसीसी पराजित हो जाएंगे ब्रिटिशर्स से, और वहीं से भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी मजबूती के साथ भारत में शासन करेगी, और यह शासन लगभग चलेगा 1857 तक। तो इस पूरे फेज को इस तरीके से पढ़ना होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो सीरीज जो है आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।